What is natural vegetation? It refers to a plant community which has grown naturally without human aid. प्राकृतिक वनस्पति क्या? प्राकृतिक वनस्पति से हमारा मतलब है कि इस अर्थ सरफेस पर जितने भी पेड़ पौधे हैं, प्लांट ट्री जितनी भी है, उनकी जो भी स्पीसीज है, उन सबको हम वेजिटेशन का नाम दे रहे हैं, जिनको लगाने में या जिनको स्थापित करने में मानव का कोई योगदान नहीं है। जो वेजिटेशन है, नेचुरल वेजिटेशन, उसमें ह्यूमन एड नहीं है कहीं पे भी। When the natural vegetation are left untouched for over long period of time, it's called virgin vegetation. जैसे हमारे जंगल है, फॉरेस्ट है, वहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, अलग अलग स्पीसीज है प्लांट्स की, ट्रीज की, जो अनटच्ड है। कौन जाता है फॉरेस्ट में? कौन रहेगा फॉरेस्ट में? मानव तो नहीं रहेगा, तो कौन रहेगा? वाइल्ड लाइफ एनिमल्स रहेंगे, जो वाइल्ड एनिमल्स वे रहेंगे। तो उसको नाम दे रहा है वर्जिन वेजिटेशन का, जहां पर मनुष्य ने अपना निवास नहीं बनाया है। इसमें भी दो टाइप दे रहा है 2 टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, एंडेमिक वेजिटेशन एंड एक्सोटिक वेजिटेशन। प्लांट स्पीसीज ओरिजिनेटेड इनसाइड द कंट्री, वी कॉल देम एंडेमिक वेजिटेशन। एंडेमिक वेजिटेशन का मतलब क्या है? एंडेमिक वेजिटेशन का मतलब है देसी वनस्पति। एक तरह से सिंपल मैं बताऊं, देसी वनस्पति। अब जो एक देश के अंदर जो पेड़ पौधे हैं, जो उसकी अलग अलग स्पीसीज है प्लांट्स की, उसको हम क्या कह रहे हैं? उनको हम नाम दे रहे हैं एंडेमिक वेजिटेशन का। जो हमारे स्वदेशी पेड़ पौधे हैं जो हर जगह मिलेंगे, नीम है, तुलसी प्लांट है, बबूल है, शीशम है, ये क्या है? ये हमारे एंडेमिक वेजिटेशन है। हमारे यहाँ पे आम है, ये पेड़ पौधे। दूसरा कह रहे हैं एक्सोटिक वेजिटेशन। एक्सोटिक वेजिटेशन में क्या कह रहा है? प्लांट स्पीसीज ओरिजिनेटेड आउटसाइड द कंट्री। विदेशी वनस्पति। एक तरह से विदेशी वनस्पति क्या है कि वे पेड़ पौधे जो किसी दूसरे देशों में होते थे और उनको हम यहाँ पर अपने देश में लगाने लगे। वो जो स्पीसीज है प्लांट्स की, वो किसी दूसरे देश की है और उसको हम अपने देश में लगाने लग गए, तो वो क्या कहला रही है? वो प्लांट स्पीसीज एक्सोटिक वेजिटेशन कहला रही है। दूसरी चीज, व्हाट इज फ्लोरा एंड व्हाट इज फाउना? फ्लोरा मीन्स all the species of the vegetation and fauna means all the species of the animals. फ्लोरा का मतलब क्या? फ्लोरा का मतलब है कि जो पेड़ पौधों की, वनस्पति की जो अलग अलग प्रजातियां है, अलग अलग पेड़ है, पौधे हैं, उसको हम कह रहे फ्लोरा। दूसरा हम कह रहे फाउना। फाउना में कि भाई जो जानवर है, एनिमल्स है, वो अलग अलग है, उनकी जो स्पीसीज है उसको हम कह रहे फाउना। बफेलो है, एलिफेंट है, हॉर्स है, रैट है, रैबिट है, ये सारे क्या है? ये फाउना में है। टाइगर है, लेपर्ड है, लायन है, ये सारे फाउना में आ गए। अब जैसे आपको पता है कि भाई भारत क्या है, भारत में अब ये सारी वैरायटी है, बहुत सारी स्पीसीज है, प्लांट की भी और एनिमल्स की भी। इंडिया इज वेरी रिच इन द फ्लोरा एंड फाउना। भारत में जो वनस्पति की विविधता है, डाइवर्सिटी है, और जो एनिमल्स की डाइवर्सिटी है, उनमें हम धनी है। हमारे यहाँ पे आमतौर पर हर एक स्पीसीज मिल जाएगी। जानवरों में देख लो कितने सारे जानवर हैं, वनस्पति में देख लो, पेड़ पौधों में कितने
सारी वनस्पति है। ठीक है, तो कह रहा इंडिया इज रिच इन द फ्लोरा एंड फाउना। अब ये कह रहा बेटा, क्वेश्चन आ रहा, फैक्टर्स अफेक्टिंग डाइवर्सिटी इन फ्लोरा एंड फाउना। जो किसी देश में फ्लोरा और फाउना है, उसमें जो विभिन्नता है, उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। इसमें फर्स्ट ये दे रहा रिलीफ, जिसमें लैंड और सोयल को ये शामिल करा, इंक्लूड कर रहा है। सेकेंड है क्लाइमेट, जिसमें टेम्परेचर, फोटो पीरियड एंड प्रेसिपिटेशन इसमें शामिल कर रहा है। और थर्ड है इकोसिस्टम, हमारा पारिस्थितिक तंत्र। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे रिलीफ, और रिलीफ में लैंड को हम डिस्कस कर रहे हैं। इट अफेक्ट्स द नेचुरल वेजिटेशन बोथ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। जमीन है, किसी भी वनस्पति को उगने के लिए सबसे पहली जरूरत क्या है? जमीन की, मिट्टी की। कोई भी पेड़ पौधा हम लगा रहे तो वो कहाँ पर लगाया जाएगा? आकाश में तो नहीं लगाया जाएगा, वो लगाया जाएगा किसी मिट्टी में। तो भाई मिट्टी किसी भी वेजिटेशन को डायरेक्टली इन्फेक्ट कर रही है। कोई मिट्टी किसी पौधे के उगने के लिए उपयुक्त है, आइडियल है, कोई मिट्टी किसी दूसरे टाइप के स्पीसीज के उगने के लिए आइडियल है। सेकंड कह रहा है द नेचर ऑफ लैंड इन्फ्लुएंस द टाइप ऑफ वेजिटेशन, जो भी मैंने बताया कि मान लो हरियाणा है, अब हरियाणा की जो लैंड है वो भाई अगर हम क्रॉप्स की बात करें तो व्हीट और राइस की प्रोडक्शन के लिए काफी सुटेबल है। द लैंड ऑफ हरियाणा इज वेरी सुटेबल फॉर ग्रोविंग व्हीट एंड राइस। अगर हम वेजिटेशन की बात करें तो हरियाणा की जो लैंड है इसमें आमतौर पर हम देखेंगे बेटा नीम को, शीशम को, या फिर बबूल, या फिर कुछ एक महेंद्रगढ़ रेवाड़ी की तरफ जो थ्रोन है, स्क्रब्स है, झाड़ियां है कांटेदार, वो उसके लिए आइडियल है हरियाणा। फॉर एग्जाम्पल फर्टाइल लैंड इज जनरली devoted to agriculture and the rough terrain areas where grasslands and woodlands develop give shelter to a variety of wildlife। एग्जाम्पल में दे रहा है कि जो उपजाऊ मिट्टी है वो भाई खेती के लिए उपयुक्त है। दूसरी तरफ जो उबड़ खाबड़ जमीन है या बड़े बड़े ग्रासलैंड है, जंगल है, अब वो ग्रासलैंड और जो वुडलैंड्स है, वो जो जंगली जानवर है अलग अलग प्रकार के, उनको उनके रहने का निवास स्थान बन गया। सेकंड कह रहे सोयल, सोयल में भी एक तरह से लैंड वाला ही सिस्टम। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोयल प्रोवाइडेड बेसिस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। For example, sandy soils of desert support cactus and thorny bushes, whereas wet, marshy and deltic soil supports mangroves and deltic vegetation. The hill slopes with some depth of soil have conical trees. अब जैसे जो सैंडी सोइल्स है, सैंडी सोइल को हम एक तरह से डेजर्ट सोइल भी कह सकते हैं। जो रेतीली मिट्टी है, रेगिस्तान में पाई जाती है, जैसे थार रेगिस्तान भारत में, राजस्थान में, तो उस तरह की रेतीली मिट्टी में क्या उगेगा? झाड़ियां, थ्रोन्स एंड जो स्क्रब्स है वही तो उगेगा। उसमें दूर दूर तक तुम देखते होगे जैसे राजस्थान में दूर दूर तक पेड़ नहीं मिलेंगे, उस थार रेगिस्तान में तो झाड़ियां मिलेगी कंटीली कांटेदार। दूसरी तरफ जो दलदली मिट्टी है, डेल्टिक सोयल है,
वो क्या मिलेगी? जो डेल्टिक सोइल है वो भाई मैंग्रोव जो वेजिटेशन है, जो एवरग्रीन रहते हैं हमेशा, वो मिलेगी। जो पहले ही दलदली है, नमी वाली है, वहां पे तो सीधी सी चीज है, वहां पे वेजिटेशन कैसी मिलेगी? वहां पे वेजिटेशन वो मिलेगी जो एवरग्रीन है, हमेशा हरी भरी रहती है। इसी तरह जो हिल स्लोप्स है, पहाड़ी एरिया है, वहां पर क्या मिलेंगे? जो कोनिकल ट्रीज है, वहां की मिट्टी उसके लिए उपयुक्त है। अब जैसी मिट्टी है उस मिट्टी में वैसी ही वेजिटेशन होगी, ये क्लियर है। सेकंड कह रहा क्लाइमेट। और क्लाइमेट किसी एरिया की वेजिटेशन को कैसे प्रभावित कर रहा है? इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया टेम्परेचर का। द कैरेक्टर एंड एक्सटेंट ऑफ वेजिटेशन आर मेनली डिटरमाइंड बाय टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी इन एयर, प्रेशर एंड सोइल। किसी भी अक्षेत्र की जो वनस्पति है उसको मुख्य रूप से वहां का जो तापमान है, हवा में, एयर में कितनी ह्यूमिडिटी है, प्रेशर कितना है एयर का, तो जो मिट्टी है वो क्या है, ये सारी चीजें उस क्षेत्र की वेजिटेशन को प्रभावित कर रही है। सेकंड कह रहा है एन एरिया विद हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी supports evergreen forest, while an area with high temperature and low humidity supports thorny frost। कि एक वो एरिया जहां पे हाई टेम्परेचर ज्यादा रहता है और वहां पे ह्यूमिडिटी भी है, नमी भी बहुत ज्यादा है, तो वो कह रहा है कि ऐसा टेम्परेचर जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है उसके लिए उपयुक्त है। दूसरी तरफ जिन एरियाज का टेम्परेचर तो हाई है लेकिन ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा लो है, तो वहां पर जो वेजिटेशन है वो थोर्नी और जो स्क्रब्स है वो मिलेगी। तो क्लाइमेट भी अफेक्ट कर रहा है वेजिटेशन को। सेकंड कह रहा है फोटो पीरियड, यानी कि सनलाइट, कि कितने समय सूर्य की किरणें प्रेजेंट रहती, कितने समय सूर्य वहां पर चमकता है, ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट क्या है किसी क्षेत्र की, वो भी वेजिटेशन को इम्पैक्ट कर रही है। इट डिपेंड्स ऑन लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, सीजन एंड ड्यूरेशन ऑफ द डे। किसी क्षेत्र की अक्षांशीय रेखा क्या है, देशांतरीय रेखा क्या है, कितने समय दिन में सूर्य रहा है, चमका है, वो भी इम्पैक्ट कर रहा है किसी क्षेत्र की वेजिटेशन पे। थर्ड कह रहे हैं ट्रीज ग्रो फास्टर इन समर बिकॉज ऑफ लॉन्गर फोटो पीरियड। जो गर्मी है, गर्मी के मौसम में हम देखेंगे बेटा, स्पेशली मॉनसून सीजन में, कि वही जो पेड़ पौधे है ना वो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। जो ग्रोथ है पौधे की वो समर सीजन में, स्पेशली मानसून सीजन में वो ग्रोथ ज्यादा है। एक तो रीजन उसका मानसून हो गया, दूसरा रीजन इसमें कह रहा है कि भाई क्योंकि उस समर सीजन में जो सनलाइट है वो ज्यादा समय तक रहती है, ठीक है ना, तो इस टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ गया वेजिटेशन पे। थर्ड कह रहा है प्रिस्क्रिप्शन। इन इंडिया ऑलमोस्ट द एंटायर रेनफॉल इज brought in by the advancing monsoon, June to September month, and retreating monsoon। प्रिस्क्रिप्शन से यहाँ पे कह रहा मतलब रेनफॉल, बारिश। अब किसी क्षेत्र की जो वेजिटेशन है उसको वहां की जो रेनफॉल है वो भी इफेक्ट कर रही है। एक साल में कितने समय तक रेनफॉल हुई, कितने mm हुई, कितने सेंटीमीटर हुई, वो भी इफेक्ट कर रही है किसी क्षेत्र की वेजिटेशन को। क्लियर? उसके बाद कह रहा है एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल हैव डेंस वेजिटेशन एज कंपेयर टू अदर एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल। कि भाई जिन क्षेत्रों में बारिश ज्यादा है उन क्षेत्रों में सीधी सी चीज है जो वेजिटेशन वो घनी मिलेगी,
एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेगी हैवी रेनफॉल डेल्टिक रीजन्स वाले एरियाज में, जहां पे कम बारिश हो रही है वहां पे जो डेंस है वेजिटेशन वो नहीं मिलेगी, बल्कि वहां पे एक स्कैटर्ड जो वेजिटेशन है वो मिलेगी। स्कैटर्ड वेजिटेशन बिखरी हुई, जैसे राजस्थान में, कि वहां पर क्या है, जो रेनफॉल है वो बहुत ज्यादा कम है, इसलिए उस रेगिस्तानी क्षेत्र में जो वेजिटेशन है वो स्कैटर्ड मिलेगी, बिखरी बिखरी, दूर दूर पेड़ पौधे दिखाई देंगे। जबकि दूसरी तरफ जिन एरिया में रेनफॉल ज्यादा है, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय या हिमालयन रीजन में जहां पर हैवी रेनफॉल है, उन एरिया में जो फॉरेस्ट है वो डेंस मिलेगी और एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेगी। चलिए, तो दीज आर द फैक्टर्स विच impact the diversity in flora and fauna. These are the three factors which are affecting diversity in flora and fauna. ये वो तीन कारक है जिनके कारण जो हमारा एक वनस्पति है वो प्रभावित होती है, जो उसकी विभिन्नता है वो प्रभावित होती है। अब बात करते हैं बेटा इकोसिस्टम की। All the plants and animals in an area are interdependent and interrelated to each other in their physical environment, thus forming an ecosystem. इकोसिस्टम क्या है? जैव तंत्र, जिसमें हम तुम सब ये पेड़ पौधे ये जानवर रहते हैं, उसको हम नाम दे रहे इकोसिस्टम का। इकोसिस्टम क्या है? हमारा पर्यावरण, हमारा एनवायरमेंट, जिसमें वही एनिमल्स भी है, ह्यूमन बींग्स भी है, वेजिटेशन भी है, माउंटेन भी है, रिवर्स भी है, फॉरेस्ट भी है। इन सबको मिलाकर जो चीज बनती है उसको हम नाम दे रहे इकोसिस्टम का। ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन एरिया आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटररिलेटेड टू ईच अदर। तो कह रहे कि भाई जितने भी जानवर है वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, एक दूसरे से अंतर संबंधित है। कैसे? इन देयर फिजिकल एनवायरमेंट, कोई ना कोई जरूरत है। हमारा इकोसिस्टम क्या है? पहले हम ले रहे चूहे को, चूहा क्या खाएगा? कीट पतंग। उसके बाद चूहे को कौन खाएगा? बिल्ली, कैट। बिल्ली को कौन खा रहा है? कुत्ता। कुत्ते को कौन खा जाएगा? देखते हो ना तुम अपनी 4th 5th की SST EVS की बुक में इस तरह से हमारा इकोसिस्टम दिखाया है इसको, कि भाई हम एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह इंटरडिपेंडेंट है। सेकंड कह रहा है ह्यूमन बीइंग्स आर आल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम, दे यूटिलाइज द वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अब जो मानव है वो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट बन जाता है इस इकोसिस्टम का, क्योंकि जितने भी रिसोर्सेज है इकोसिस्टम के, चाहे वो वनस्पति हो या वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हो, उन सब का यूज कौन करेगा? ह्यूमन बीइंग। सोयल है, सोयल को कौन यूज कर रहा है? रिवर से कौन यूज करेगा? या हम बात करें जितने भी रिसोर्सेज है उनको कौन यूज कर रहा है? ह्यूमन। थर्ड कह रहा है द ग्रीड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स लीड टू ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ दीज रिसोर्सेज, दे कट द ट्री एंड किल द एनिमल्स, क्रिएटिंग इकोनॉमिकल इम्बैलेंस। अब जो मानव का लालच है ना, उसके कारण क्या हुआ है? उसके कारण जो हमारी एक रिसोर्सेज है उनका अधिक हम प्रयोग करने लगे। जो आज है हम अपने लालच के चलते जो हमारे सामने रिसोर्सेज है उनका अंधाधुंध मिसयूज करते जा रहे हैं। दे कट द ट्री एंड किल द एनिमल, क्रिएटिंग इकोनॉमिकल इम्बैलेंस। अगर आज हम देखें, हम पेड़ पौधों को काट रहे हैं अपनी बिल्डिंग बनाने के लिए, जो बिल्डिंग का मटेरियल्स है वो हम लकड़ी से
बना रहे हैं और लकड़ी हम पेड़ों से ले रहे हैं, पेड़ हमने काटने शुरू कर दिए, एनिमल्स को मारना शुरू कर दिया, शिकार करना शुरू कर दिया, तो उससे एक इनबैलेंस बन गया हमारे इस इकोसिस्टम में। एज ए रिजल्ट सम प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव रीच्ड द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन। वर्ज ऑफ एक्सटेंशन मतलब क्या है? विलुप्त होने की कगार। जो मानव का ये अंधाधुंध मिसयूज था रिसोर्सेज का, इसके कारण क्या हुआ कि वे बहुत सारे जो वनस्पति थी, बहुत सारी जो वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज थे, वे विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गए हैं। नेक्स्ट कह रहा है, ए वेरी लार्ज इकोसिस्टम ऑन लैंड हैविंग डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ वेजिटेशन एंड एनिमल्स लाइफ इज कॉल्ड ए बायोम। The biomes are identified on the basis of plants. जो हमारे यहाँ पे वेजिटेशन एनिमल्स की अलग अलग विभिन्नता है, उन सबको हम क्या कह रहे हैं? बायोम कह रहे हैं, जैव तंत्र कह रहे हैं। जैव तंत्र में जितनी भी हमारे पेड़ पौधे हैं, जानवर है, जो भी रिसोर्सेज है, वो सारे हम इस बायोम में शामिल कर रहे हैं। क्लियर बेटा?